हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्मूथ डिफॉर्म लेकिन करेक्टिव वाला। मैंने जस्ट एक मॉडल बना के रखा हुआ है। जस्ट मैं मॉडल के बारे में बता देता हूँ। ये एक सिंपल सा क्यूब है। मैंने थोड़ा सा इसको डबल द साइज इसको कर दिया है। और अगर मैं टैप करके आपको अंदर में दिखाता हूँ या वायर फ्रेम मोड में जाके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इसमें ज्योमेट्री जो है वो डाल दिया है। यहाँ पे एक ज्योमेट्री डाल दिया है। और इसमें एक और चीज मैंने किया है वो है कि इसमें मैंने एक आर्मेचर डाला हुआ है। इसे तो आर्मेचर बोलते हैं, पहले भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि इसे आर्मेचर बोलते हैं। मैंने इसे एक आर्मेचर डाला हुआ है और इसके साथ इसका वेट मैचिंग करके इसको मैंने इसके साथ पेरेंटिंग करके रखा हुआ है। यानी कि मैं अगर इस आर्मेचर को पकड़ के जो है, अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, अगर मैं इस आर्मेचर को पकड़ के कंट्रोल टैप हॉट की है ना, और इसे पकड़ के अगर मैं इसे रोटेट वाई करता हूं तो ये जो है इसके हिसाब से मैंने इसमें ज्योमेट्री डाल के रखी हुई है। तो ये जो है डिफॉर्म होगा, ये जो है डिफॉर्म होगा। एक काम करते हैं, मैं फ्लोरिंग को ऑफ कर देता हूं ताकि आपको जो है क्लियरली दिखे। हाँ, आप ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इस आर्मेचर को पकड़ रहा हूँ तो ये जो है ये अपना एक्सिस पे रोटेट वाई, तो ये जो है डिफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास। अगर मैं वन करके आपको साइड से दिखाता हूँ रोटेट वाई, तो आप देख सकते हैं जो डिफॉर्मेशन हो रहा है आर्मेचर का, जो डिफॉर्मेशन इसके ऊपर में लगना चाहिए, जैसे करके ये डिफॉर्म होना चाहिए, इस तरीके से जो शेप्स हो रहे हैं ये सही नहीं आ रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग जो है ये वाला मॉडिफायर यूज़ करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको मॉडिफायर हटा के एक बार दिखा देता हूँ। मैं ये मॉडिफायर को हटा ही देता हूँ। अब चलिए, अब इस आर्मेचर को थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं और टैब रोटेट वाई, एंड आप देख सकते हैं ये जो है ये डिफॉर्मेशन सही नहीं ले रहा है। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वो ये है कि हम लोग ये अपना नेक्स्ट जो मॉडिफायर है इसे यूज करते हैं। जो आर्मेचर एक मॉडिफायर ऑलरेडी लगा हुआ है इसके ऊपर में, और हमारा है स्मूथ करेक्टिव। ये है हमारा मॉडिफायर। तो मैं सब आइटम्स को पहले जीरो कर देता हूँ, सब फैक्टर्स को मैं भी जीरो कर देता हूँ, और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जैसे ही मैं इस आर्मेचर को सिलेक्ट करके रोटेट वाई मैं मूव करूँगा तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, आपका ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये सही है। अब मैं इससे पे जाके अपना मॉडिफायर को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सोच लिया रिपीट को, पहले मैं रिपीट बताता हूँ, रिपीट को मैंने 1 कर लिया। अब जैसे ही मैं इसके फैक्टर्स को इंक्रीज करूंगा, आप देख रहे हैं ये स्मूथनिंग हो रहा है, और अभी इसने स्मूथिंग एलिमेंट जो है इसमें डाल दिया। ठीक है, देख रहे हैं स्मूथ कैसे हो रहा है। इसके जो शार्प एजेस थे, पहले कैसे एजेस थे इसके, पहले इसके एकदम शार्प एजेस थे, इसके स्मूथ एजेस नहीं थे। ये सारे एजेस जो थे शार्प थे। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे बढ़ाया तो इसने स्मूथिंग कर दिया। और अगर मैं नंबर ऑफ काउंट्स इसके बढ़ा देता हूं तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से इसने पूरे सरफेस को जो है स्मूथ कर दिया। और अब मैं अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन डालता हूं, सोच लीजिए मैं आर्मेचर पकड़ता हूं, टैप नहीं, आर्मेचर पे एडिट मोड नहीं, टैब कंट्रोल टैब एंड रोटेट वाई, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आर्मेचर को वापस ला रहा हूं इसकी साइज बढ़ रही है। मतलब ये जो है अपनी साइज को, ये जो है अपनी साइज को मेंटेन करके रखेगा एज पर द एंगल। अगर एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो अपने साइज को भी वो श्रिंक कर लेगा, लेकिन ओवरलैपिंग होने नहीं देगा, उसको वो स्मूथ रखेगा। ये है इस मॉडिफायर की खासियत। अब मैं अगर यहां से मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, या रोटेट वाई, मैं इसे अंदर लाके और यहाँ पे छोड़ देता हूँ ऑल टैब, और मैं अगर इस मेश को लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे मॉडिफायर में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 21 किया। मैं इसको जितना बढ़ाते चल जाऊंगा उतना स्मूथ होते चल जाएगा। रिपीट ऑप्शंस को जितना कम करते चल जाऊंगा उतना शार्प होते चल जाएगा। फैक्टर है, फैक्टर ऑफ स्मूथनेस, कितना स्मूथनेस आपको चाहिए, और फैक्टर ऑफ स्मूथनेस मैंने 0 कर दिया। तो अगर मैं सिर्फ रिपीट को बढ़ाता हूँ तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको फैक्टर जो है थोड़ा सा जो है बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, फैक्टर और रिपीट। रिपीट में कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं वो हो रहे हैं, और फैक्टर है कि कितना होना है वो हो रहा है।
लेकिन अभी जो है आपको तीसरा एक ऑप्शन और मिल जाता है इसके ऊपर में, वो है स्केल। तो अगर मेरा समझ लीजिए जब मैं डिफॉर्मेशन कर रहा हूं तो ये साइज छोटा हो जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये साइज छोटा हो, ये मेंटेन करे कुछ हद तक अपना साइज को, तो यहां पे हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए वो छोटा तो नहीं है, लेकिन वो अपना एंगल को, इस साइड में एंगल को जो है वो चेंज कर रहा है, ताकि आपको एक बेटर जो है सरफेस मिले और ओवरलैपिंग सरफेसेस जो है वो आपको ना मिले। इस जगह पे आप देख सकते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर इधर से बढ़ाता हूँ, देखिए अभी उसको उपाय बचा नहीं, अभी वो कट हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको 200 तक इटरेशंस को बढ़ा दिए हैं। मैं थोड़ा सा इटरेशंस को कम कर देता हूँ, रिपीट 84। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये होता है रेशियो, ये होता है स्केल, अगर आपको लगेगा कि स्केल मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है। अगला चलते हैं, इसमें है स्मूथ टाइप, एक है सिंपल जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, और एक आता है लेंथ विड्थ, यानी कि जो लेंथ है इसका, वो लेंथ को वो मेंटेन करेगा, जो मेरे क्यूब का लेंथ है उसको मेंटेन करेगा, उसको वो डिस्टर्ब होने नहीं देगा। लेकिन अगर मैं सिंपल कर लेता तो ओवरऑल जो है लेंथ को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है। ओवरऑल चीज की भी आप देख सकते हैं, अगर मैं साइड से आपको दिखाता हूं, यहां से ओवरऑल चीज का जो साइज है वो भी चेंज हो जाएगा, लेंथ विड्थ में बड़ा हो जाएगा और सिंपल में छोटा हो जाएगा। ये हम लोग यूज करते हैं मेनली, ये वाला जो यूज होता है ना, जहां पे हम लोग एक्चुअली मेन मॉडलिंग करेंगे, जहां आर्मेचर या टेक्सचर मॉडलिंग करेंगे, जब भी हम लोग सोच लीजिए रिगिंग कर रहे हैं और कोई बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं। अब मैंने कहीं पर रिग किया, मूव किया, और मूव करने के बाद पता चला कि मेरा जो है मेशेस जो है एक दूसरे के अंदर घुस जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है टकरा जा रहे हैं, और जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा जो टेक्सचर है वहां पे बढ़िया नहीं आ रहा है। तो जब भी हम अपना मेश को इस तरीके से सेट करेंगे कि मैंने इसको मूव किया, मूव करने के बाद जो है इसका शेप सही बन के नहीं आया, तब जो है हम लोग ये करेक्टिव स्मूथ का ऑप्शन को यूज करते हैं। अभी सोच लीजिए एल्बो साइड, नी का, गर्दन का, हिप्स का, जब जॉइंट्स या लेग का, रिस्ट का, जब हम लोग मूव करते हैं रिस्ट को एक साइड में, तो देख सकते हैं कि एक साइड में जो है सरफेस जो है एक दूसरे के अंदर घुस गया, तब हम लोग इसको जो है यूज करते हैं। वर्टेक्स ग्रुप का मतलब वही रह जाता है, हम वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे तो जो वर्टेक्स के वो सिलेक्टेड है वही वर्टेक्स पे ये करेक्टिव एक्शंस, ये मेनली बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। जैसे सोच लीजिए आप रिस्ट का एनिमेशन कर रहे हैं, अब आपका रिस्ट सोच लीजिए ऐसे करके इस साइड में मूव हुआ, तो आप नहीं चाहते कि पूरे सरफेस के ऊपर में लगे, क्योंकि पूरे सरफेस को तो वो कैलकुलेट भी करेगा ना बाद में, इससे आपका कंप्यूटर स्लो भी होगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस रिस्ट इधर ही मूव हो रहा है, मैं सिर्फ इतना जगह पे ही चाहता हूँ कि वो करेक्टिव स्मूथ कर दे, तो मैं सिर्फ इतने ही जगह के वर्टिसेस को सिलेक्ट करके उसको मैं एक ग्रुप दे दूंगा, और सिर्फ उतने ही वर्टिसेस के ऊपर में ये जो है अपना रेक्टिफिकेशन जो है ये लगाएगा। ये हो गया इधर का। अब आते हैं ओनली स्मूथ। अगर आप ओनली स्मूथ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपको कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्केल मेरा थोड़ा सा दिया हुआ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा स्केल बढ़ा देता हूँ, ओके, और यहाँ से थोड़ा सा मैं फैक्टर बढ़ा देता हूं। अब अगर ओनली स्मूथ को मैं ऑफ कर दे रहा हूं, ये देखिए, तो ये कोई भी स्मूथनिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा है। ओनली स्मूथ जैसे ही मैंने कर दिया तो सिर्फ स्मूथ कर रहा है। अगर मैं पिन बाउंड्रीज कर दूं, लेकिन पिन बाउंड्रीज करने के लिए मेरे को ओनली स्मूथ को हटाना पड़ेगा, तो वो जो बाउंड्री के जो वर्टिसेस है, जो कॉर्नर्स है, उनको वो अपनी जगह पे पकड़ के रख रहा है, उनको वो टेम्पर होने नहीं दे रहा है, और फिर वो बाकी चीजों को स्मूथ कर रहा है। तो ऑन पिन बाउंड्रीज करने के बाद हमें जो है इसके फैक्टर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, थोड़ा सा स्केलिंग को भी कम कर देंगे, और अब आप देख सकते हैं 1 ये स्मूथिंग इफेक्ट देख सकते हैं। मैं पिन बाउंड्रीज हटा रहा हूं, ओनली स्मूथ इस पे जैसे ही लगाऊंगा और जैसे ही फैक्टर्स बढ़ाऊंगा ये स्मूथनेस। तो इसमें दो चीजें यहां पे होती है। लास्ट वाला ऑप्शन है रेस्ट सोर्स। अभी इसके लिए क्या है कि आपके यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, रेस्ट कॉर्ड्स एंड बाइंड कॉर्ड्स। तो अभी ये जो हमारे लाइंस बन रहे हैं, ये जो हमारे वर्टिसेस बन रहे हैं, ये जो हमारे एजेस बन रहे हैं, अगर ओरिजिनल कॉर्ड्स अगर मैं लेता हूं तो ये जो है अपने आप को मेंटेन करके रखता है उसके एंगल के हिसाब से, जितना एंगल वो टर्न ले रहा है। लेकिन अभी सोच लीजिए ये हमने जो है हमने कुछ और डालना है। जैसे मैं एक काम करता हूं, मेरे पास दो कलेक्शंस हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, मैं उन्हें एक्टिवेट करता हूं, और आप दो इमेजेस यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो इमेजेस देख सकते हैं।
तो ये वाला जो है मेरा, ये वाला ओरिजिनल कॉर्ड्स के ऊपर में इसने इसको स्मूथ करके रखा हुआ है। ये वाला काम कहां पे आता है, जब हम लोग इसके आगे एक सब डिविजन सरफेस या कोई भी और सरफेस को मॉडिफाई करने वाला, अगर हमने कोई भी मॉडिफायर इसमें लगा के रखा हुआ है, जैसे मैंने सब डिविजन सरफेस लगा के रखा हुआ है, तो वो तो इसके वर्टिसेस बढ़ाएगा। अब जो है इसके वर्टिसेस बढ़ गए, दोनों पे ही लगे हुए हैं, दोनों पे ही मेरे सब डिविजन सरफेस जो है ये लगे हुए हैं, दोनों की ही वैल्यू एक है। अब दोनों में चेंज आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे चेंज है। अगर मैंने ओरिजिनल कॉर्ड्स लेके रखा हुआ है, तो ये जो है इसका जो एजेस बन रहे थे, इसके चारों तरफ में जो एजेस बन रहे थे, उसका जो एंगल है उसके हिसाब से वो लेगा, ना कि जो सब डिविजन सरफेस ने जो एजेस को जनरेट किए हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहां पे जाके जैसे ही मैंने यहां पे चल जाइए, मैंने बाइंड कॉर्ड्स ले लिया, और मैंने इसको बाइंड कर दिया। मतलब मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं इसको अनबाइंड करके दिखाता हूं, मैं इसे एक बार ओरिजिनल कॉर्ड्स में चल जाता हूं, ओके, और मैं बाइंड कॉर्ड्स में आ जाता हूं। देखिए मेरे को एक मैसेज देगा यहाँ पे, मैसेज नहीं आया, ऑब्जेक्ट मोड, हाँ चलिए आ जाना चाहिए था मैसेज यहाँ पे, शायद वो लगा हुआ है बोल के। एक काम करते हैं, एक बार चेंज करते हैं, 4 से 5 करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, लग गया 5, अब आ जाते हैं 4 वापस, और इससे चलते हैं ओरिजिनल कॉर्ड्स, एंड उसके बाद आते हैं बाइंड कॉर्ड्स। ना मैसेज नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब पहली बार इसको लगाएंगे तो एक मैसेज भी आएगा कि ये बोल रहा है कि सर आप बाइंड कॉर्ड्स करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो ओरिजिनल जो मॉडल है, आपका जो ओरिजिनल जो सरफेस है उसमें एजेस जो है वो कम थे, लेकिन आपका सब डिवीजन ने उसको एजेस बढ़ा दिए है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं जो सब डिवीजन वाले एजेस है मैं उनको पकड़ूं? हाँ, तो सब सिंपली आप जाएंगे और यहाँ पे इसको बाइंड कर देंगे। तो जैसे ही बाइंड पे आप क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद ये अनबाइंड यहाँ पे लिख के आएगा और ये बाइंड हो जाता है। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एंगल देखिए, यहाँ पे इसका एंगल देखिए, ये है ज्यादा विड्थ, ये है कम विड्थ। क्यों ये कम विड्थ क्यों है? क्योंकि इसने जो है ज्यादा एजेस को पकड़े हुए हैं स्मूथ करने के लिए, इसलिए ये कम है, और इसने कम एजेस को पकड़े हुए हैं इसलिए ये ज्यादा है। तो बस ये सिंपल सा है, रेस्ट सोर्स में कैसा आपका आएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो यही रहा हमारा करेक्टिव डिफॉर्म मॉडिफायर, जिसमें मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया, कितना करना है, रिपीट के बारे में बताया, कितनी बार रिपीट करना है, स्केल कितना बड़ा करना है, लेंथ विड्थ लेना है कि सिंपल लेना है, ये बता दिया आपको, और उसके साथ साथ वर्टेक्स ग्रुप बता दिया, ओनली स्मूथ से स्मूथ करना है कि बाउंड्रीज पकड़ के रखना है, और उसके बाद ओरिजिनल कॉर्ड्स लेने हैं जो ओरिजिनल मेश में थे, कि अगर आपने बीच में कोई अगर और मॉडिफायर लगाया है उससे जो जनरेट होने वाले कॉर्ड्स है उनको लेने हैं। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। तो मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग देखेंगे हमारा अगला मॉडिफायर वो है स्मूथ लैप्लेसियन। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्मूथ करेक्टिव और स्मूथ लैप्लेसियन में, लेकिन हम लोग देखेंगे स्मूथ लैप्लेसियन। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।